हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर कैसर खालिद जी, जो कि शायर भी हैं। तो आइए जानते हैं कैसा रहा सफ़र उनका। सर, सबसे पहले चैनल लाइन में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसा रहा सफ़र? आज आप एक मुकाम पे बैठे हैं, कैसी रही सफ़र? देखिए, ज़िंदगी उतार चढ़ावों का दूसरा नाम है। जी जी। सफ़र मुश्किल ही होता है। अच्छा सफ़र जो है उसमें जहाँ अच्छे मुकाम आते हैं वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल का फेज़ भी आता है, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो कि निरंतर लगातार अपने कामों में जुटा रहे, अपने मंजिल पे उसकी नज़र हो, अपने लक्ष्य की तरफ वो देखे और हर आने वाले दिन को एक बेहतर दिन के तौर पे कबूल करे और अपने काम में लगा रहे। ये पिछले 22 सालों का जो आईपीएस में सफ़र है और उसके पहले स्टूडेंट के तौर पे जो सफ़र रहा है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी अच्छी यादें हैं तो कुछ उतनी अच्छी यादें नहीं भी हैं। तो मिला जुला के एक बड़ा दिलचस्प, मैं कहूँगा बड़ा इंटरेस्टिंग ये जर्नी रहा है। सर, बचपन से आपने डिसाइड किया था कि मुझे पुलिस ऑफिसर ही बनना, या कुछ और कोई और ड्रीम था आपका बनने का? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जब आप छोटे होते हैं तो आपका जो माहौल है आसपास का, वो उसका आप पे बहुत ज़्यादा असर होता है। आप अपने घर में, अपने गांव में, पास पड़ोस में लोगों को जैसा करते हुए देखते हैं उसका भी आप पे असर पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सपने बड़े होने चाहिए। हम लोग एक छोटे शहर से हमारा ताल्लुक़ है और वहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर बन जाना ही अपने आप में करियर का बहुत, जिसको आप कहीं अल्टीमेट अचीवमेंट माना जाता था। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या है? सपने से आगे भी सपने होते हैं। तो वो कौन से सपने हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, जिसको देखते हुए लोग घबराते हैं? तो सिविल सर्विस वो सपना था जो कि सपने से आगे वाला सपना था, जो बहुत मुश्किल सा सपना था, जिसके बारे में लोग हिम्मत नहीं करते थे, सिर्फ दूर से देखते थे, पेपर्स में फ़ोटो देखते थे, लोगों की गाड़ियाँ देखते थे या बंगले देखते थे, उनका नाम सुनते थे। तो एक ऐसे सपने थे जिसको कि एक नॉर्मल स्टूडेंट देखता नहीं था। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि ये सपना देखा जाए और इसके लिए कोशिश की जाए। जो कि बाकी लोग जो घर में थे उसमें कोई डॉक्टर हो गया था, कोई इंजीनियर हो गया था, कोई बिज़नेस में सेट हो गया था। तो लोगों ने अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कर ली थी, लेकिन उससे भी मुश्किल कोई चीज़ है क्या? तो उसके लिए कोशिश की जाए। और उसी हिसाब से फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की कि वो जो अल्टीमेट टेस्ट हो आपके नॉलेज का, आपके पेशेंस का, आपकी मेहनत की कैपेबिलिटी का। और दूसरी जो बड़ी बात ये थी कि मैं ये देखता था कि आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें फोकस जो है आप खुद होते हैं। एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, उसका नाम होता है कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। एक इंजीनियर बहुत अच्छा इंजीनियर होता है, उसका नाम होता है। लेकिन समाज के लिए अगर कोई आदमी परेशानी में है, मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना है, तो वो कहाँ जाएगा? तो तब ये जहन में बात आई कि शायद इसके बियॉन्ड कुछ होगा जहाँ लोग जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऑफिसर्स कैसे बनते हैं उसके बारे में समझ में बात आई, पढ़ने लगे, कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन्स देखने लगे। तो बात ये समझ में आई कि वो चीज़ जिसमें कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, किसी का दुख दूर कर सकें, किसी के आंसू पोंछ सकें, किसी की परेशानी को कम कर सकें, किसी को इंसाफ दिला सकें, किसी के चेहरे पे खुशी ला सकें। तो जब ऐसा गौर किया, ऐसा ख्याल किया, तो ये लगा कि सिविल सर्विस ही वो नौकरी है जिसकी तरफ अपने को ध्यान देना चाहिए और इसी नौकरी में हम समाज की सबसे ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। तो फिर ये ख्याल किया कि नहीं, अभी इसी नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। सर, परिवार से आपको किस तरह से सपोर्ट मिला? दोस्तों से किस तरह से मदद मिली? मतलब कैसा रहा? परिवार वाले क्या बोलते थे? माता पिता के क्या बोलते थे आपको? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपनी माँ का ज़िक्र करना चाहिए। मेरी माँ को पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके भाई लोग छोटे थे और उनकी देखभाल करनी होती थी। उनका हमेशा से ये सपना रहा कि मेरे बच्चे पढ़ें और वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक वो ख़ुद नहीं पहुँच पाई। मेरे दादा, मेरे फादर, ये हमारी ज़मींदारी थी, ज़मीनें हुआ करती थी। तो मुझे याद है कि बचपन में तो हम लोग ज़्यादातर वक्त जो है स्कूल के बाद
अपने खेतों में जो काम चल रहे होते हैं उसमें चले जाते थे। कहीं फसल कट रही होती है, कहीं फसल बोई जा रही है, कभी मुझे याद है कि वो धान होता था या गेहूँ होता था या इवन सरसों हुआ करता था, उसको ले जाके पिसवाना होता था शहर में और चीज़ें करनी पड़ती थी। तो उस किस्म की चीज़ें थी वो। लेकिन जो मेहनत लोग करते थे, ख़ासतौर से मदर फादर, हमारे ननिहाल में हमारे मामू लोग, उनको देख करके ये अंदाज़ लगा कि नहीं, हमको भी इसी लाइन पे चलना चाहिए। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि जहाँ तक उनकी पिछली नस्ल गई थी ये उससे आगे चले गए, इन्होंने अपने लिए उससे बेटर कुछ अचीव कर लिया। तो जहाँ तक हमारे इमीडिएट रिश्तेदार जा रहे हैं उसके बियॉन्ड कहाँ है, किधर जाना है। तो वो एक बड़ा ज़रूरी चीज़ थी जिसको हमने सोचा। फिर घर में माहौल पढ़ने पढ़ाने का था और मुझे याद है कि बहुत सारी मैगज़ीन्स आती थी, लिटरेरी मैगज़ीन होती थी, कभी फिल्मी मैगज़ीन्स होते थे। तो जो भी आता था मैं सबको पढ़ जाता था, एक शौक़ हुआ करता था पढ़ने का। और जब ये पढ़ने लगे तो बात समझ में आने लगी कि दुनिया बहुत आगे और बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और इसको अगर समझना है तो जो परिवेश है, जिस माहौल में हम लोग हैं, वहाँ से निकलना पड़ेगा। और अपने घर, अपने गांव, शहर या ज़िले के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है और वो दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुश्किलें भी हैं। तो उस दुनिया में जाना चाहिए, उसको डिस्कवर करना चाहिए। और जब ये पढ़ता था कि वास्को डी गामा यूरोप से इंडिया आ गया, चाइना चला गया, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया चले गए, किसी ने नाइल रिवर का सोर्स डिस्कवर कर लिया, तो मैं अक्सर सोचता था कि ये लोग इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल है कि ये भी इंसान है, हमारे जैसे हैं, अगर वो कर सकते तो अपन क्यों नहीं। तो एक समझिए कि सफ़र शुरू हुआ और बहुत लोगों की दुआएं मिली, बहुत लोगों ने इनकरेज किया। टीचर्स का जिक्र करना चाहिए मुझे यहाँ पे। मुझे याद है कि जब मैं चौथी क्लास में, वाक़या आपको सुना देता हूँ, चौथी क्लास में हम थे तो हमारे हेडमास्टर साहब थे जो हमारा मिडिल स्कूल हुआ करता था, वो बैठे हुए थे और ऑफिस से बाहर देख रहे थे। हमारे स्कूल के पीछे एक नहर थी जिस पे एक सड़क बनी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि एक दूसरे स्कूल के टीचर और कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको बुलवाया और पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है आज, सो बच्चों को वहाँ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे बुलाया कि जाओ स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम तुम भी देखे आओ। अब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है वो कि हमारे टीचर साइकिल पे और हम 3 स्टूडेंट उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते 3-3.5 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते हम लोग सेंटर पे पहुँचे। सो एग्ज़ाम दिया, सो उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए, स्कॉलरशिप मिल गई। तो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम होती है जिससे कि आपको प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ मैंने और कोशिश करनी चाहिए। 6th का एग्ज़ाम, 6th में जब मैं था तब एक और दूसरी स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया। जब रिज़ल्ट आया तो मैं बड़ा डरते डरते हेडमास्टर साहब के पास गया, तो देखे, मुस्कुराए, कहने लगे आइए आइए आप सरे फहरिस्त आए हैं। अब उस वक्त सरे फहरिस्त वर्ड मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने पूछा डरते हुए, सर सरे फहरिस्त? बोले हाँ आप टॉप किए हैं। सो वो स्माइल, वो उनके चेहरे पे जो एक ताजगी आती है, उनके चेहरे पे जो इत्मीनान आता है कि उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें सिखाया और उनका स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, तो तब सही माने में ये लगने लगा कि हाँ हमने ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ख़ानदान, हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स का नाम रोशन हो और वो इस चीज़ में प्राइड फील करें कि उन्होंने हमें पढ़ाया है। और फिर धीरे धीरे जब ये थॉट और बड़ी हुई तो ये सोचने लगे कि हमने ऐसा करना चाहिए कि हमारे जैसे और सैकड़ों लोग इस रास्ते पे निकलें और जिन मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुँचे उन मुश्किलों से ये नहीं गुजरें, इनका रास्ता आसान हो। अब आपको मालूम है कि आज से आप 20-25 साल पहले का ख्याल कीजिए, तब सिविल सर्विस के बारे में कितने लोग जानते होंगे। तो हमने बहुत ट्रायल एंड एरर से चीज़ें करी, कौन सा पेपर लेना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि आज जो बच्चे करियर चूज़ करना चाहते हैं उसको हम गाइड कर सकें, उसको बता सकें, वो इन परेशानियों से नहीं गुजरें जिससे हम गुजरे। मुझे लगता है कि तभी हम समाज को कुछ वापस कर पाएंगे। और ऑफिसर के तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स क्वालिफाई करने के बाद समाज से कट जाते हैं, वो अपनी अलग सी दुनिया में चले जाते हैं, वापस कुछ पुल बैक नहीं करते। हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग गाँव में, देहातों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं
छोटे मोटे मोहल्लों में रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास जानकारी भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम जैसे अधिकारियों को वहाँ जाना चाहिए, उन बच्चों के साथ उठना बैठना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेटे तुम भी सपने देखो, अगर मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ तो तुम मुझसे आगे जा सकते हो। क्यों हमें तो वो चीज़ें नहीं मिली। हमारा स्कूल एक सिंपल सा स्कूल था, हम कोई कॉन्वेंट से पढ़े हुए नहीं थे। हमारा कॉलेज बहुत अच्छा था, पटना साइंस कॉलेज या पटना कॉलेज बाद में, लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बच्चों को गाइडेंस मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि टू गिव बैक टू द सोसाइटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हम सब अधिकारियों के जीवन में ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर जैसा कि आप कहें कि उस आपका दौर था 80-90 का दशक, जब आपने पढ़ाई की तो देश में मंडल कमीशन, बाबरी मस्जिद विवाद था, तो कहीं ख्याल आया कि चलो राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ आया ऐसा मन? नहीं, बल्कि इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए यही आया कि हम कैसे देश को और मजबूत करें, समाज को और मजबूत करें। मैंने देखा है कि जब 92 में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बड़ा कम्युनली सरचार्ज इन्वायरमेंट था, तो उस वक्त मेरा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था नीरज। अब नीरज जिस हॉस्टल में रहते थे, मैं अकेला आदमी था जो उधर जाया करता था उस ज़माने में, और मैं रहता था पटना कॉलेज के इकबाल हॉस्टल में, वो मंटू हॉस्टल में रहा करते थे। तो मैं उनको मंटू हॉस्टल तक छोड़ के आता था, वो मुझे इकबाल तक छोड़ के आते थे। और मुझे हमेशा ये लगता था कि इतना खूबसूरत देश है, हम लोग हमने कभी देखा ही नहीं। हम तो वो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब होली होती थी ना, तो होली में क्या होता है कि देहातों में या शहरों में भी, छोटे शहरों में क्या होता है कि टोली निकलती है। अब ज़्यादा उम्र के लोग वो ढोल बांध के चलते थे, हम बच्चे थे, हम उनके पीछे पीछे मस्ती करते हुए, हल्ला करते हुए जाते थे, सबके घर के दरवाजे पे रुकते थे, फिर वो ढोल बजाता था, फिर अंदर से लाके कुछ सामान दिया जाता था, फिर हम दूसरे दरवाजे पे जाते थे। या मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज़ हैं, जो कार्तिक का मेला होता है, वो कार्तिक का मेला बहुत बड़ा मेला लगता था हमारे तरफ, तो उसमें एक मंदिर है, वहाँ पे हम लोग जाते थे, वो देवी के दर्शन लेते थे, बहुत सारे जलेबी और बाकी मिठाइयाँ होती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो हम तो जिस माहौल में आए, जहाँ आँख खोली, वो एक ऐसा भारत था जिसको आप कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि ये देश दुनिया का सबसे अच्छा देश इसलिए है कि यहाँ जो भी आया उसको आपने अपने साथ समेट लिया, अपने अंदर ले लिया, उसको गले लगा लिया, और इसीलिए ये हमारी कल्चर जो इतनी रिच है। तो हमें बहुत बार दुख भी होता था कि समाज कैसा जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। और मैंने हमेशा ये चाहा और ये सोचा कि जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा, मैं लोगों को नज़दीक लाऊंगा, उनको मिलाऊंगा, उनके दिलों की दूरी को कम करूंगा। और यही कारण है कि जो बहुत सारी हम इवेंट्स कराते हैं, उसमें हमारा मोटो है हारमनी थ्रू लिटरेचर, सहिष्णुता साहित्य से, कि लोगों को नज़दीक लाओ। ये देखने में हम एक दूसरे से जितने भी अलग हों, लेकिन हम हैं एक, हमारी मिट्टी एक है, और सब हम इसी मिट्टी के पैदावार हैं। सो मैंने हमेशा उस वक्त भी ये सोचा और अब भी ये सोचता हूँ कि हमको सबको मिलाना चाहिए, दिलों की दूरियों को कम करना चाहिए, समाज और देश को मजबूत करने के लिए जो भी अपने से हो सकता है वो अपन करना चाहिए। शायर कब लिखते थे? अब टाइम मिलता था, बचपन से शायरी लिखते थे, या कुछ एज आया, ज़िंदगी में पढ़ा हुआ है तो आपने शायरी लिखना शुरू किया, उसके बारे में बताना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप बहुत पढ़िएगा तो विचार आपके जहन में आते जाएंगे। तो विचार तो आते थे, बहुत बार उसको लिख लेता था कागज़ पे, कभी कुछ कर लिया, कभी इमेजिन करता था बैठ के चीज़ों को। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं सिविल सर्विस के इंटरव्यू जो था उसमें मैंने हॉबी के तौर पे ये दिया था, डिबेटिंग। तो मुझे बोर्ड में ये सवाल पूछा गया कि डिबेटिंग कैसे हॉबी हो सकती है। तो सिल्वी दास मैडम का बोर्ड था हमारा, तो हमने ये कहा कि मैम, मैं जब भी तन्हा होता हूँ, अकेला होता हूँ, तो मैं किसी विषय पे सोचता हूँ और उस विषय के बारे में फिर मैं बात करता हूँ, तो मेरे लिए वो हॉबी हो जाती है। तो अब क्या है कि जब आप एक सेंसिटिव माइंड रखिएगा, आपका दिल थोड़ा सा नरम रहेगा और आप चीज़ों को सोचिएगा, जो चीज़ सामने दिखती है उसके बियॉन्ड क्या है। जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया था कि सपने के बियॉन्ड भी सपना होता है, तो ये भी एक पोइट्री की चीज़ है कि ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों। जब इन सवालों का जवाब आप खोजने लगिएगा तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव इनपुट जहन से आता जाएगा। अब वो पोइट्री की शक्ल में आया मेरे साथ। मैं बहुत बार प्रोज भी लिखता हूँ, मेरी स्पीचेस आपने देखी होंगी, मेरी स्पीचेस एक्सटेम्पोर होती हैं। तो जहन जिस चीज़ को क्रिएट करता है, आपका माइंड जिस चीज़ को क्रिएट करता है, उसको एक्सप्रेस करना
मुझे लगता है कि बड़ा ही सेटिस्फाइंग जॉब है, कैथार्टिक जॉब है, मतलब उसमें आपको एक खुशी मिलती है कर कर। सो धीरे धीरे लिखना शुरू किया, फिर लोगों को दिखाना शुरू किया, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं अच्छा लिख रहे हो, इसको पढ़ा करो। फिर हिम्मत की मुशायरों में पढ़ने के लिए, पेपर्स में भेजने के लिए, वो छपने लगा, तो फिर और हिम्मत हुई। तो अब कोशिश ये की कि थॉट जब भी कभी आए तो उसको फ़ौरन लिख लो और फिर उस पर सोचो। और मैं जो भी लिखता हूँ उसके लिए थॉट आता है तब लिखता हूँ, इसीलिए आप देखिएगा कि मेरे लिखने के दरमियान गैप भी होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो लिखावट आपकी है, जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, वो या तो यूनिक होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, या फिर इस अंदाज़ में कही जानी चाहिए कि वैसे पहले किसी ने ना कहा हो। सो एक समझिए क्रिएटिविटी का वो सफ़र चल रहा है, तो यूँ अभी ऐसा है। आज भी आपने बिजी शेड्यूल में आप कितना टाइम देते हैं शायरी लिखते हो? कोई दिन होता होगा जिस दिन आप भरपूर शायरी लिखते हैं, आज काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा दिन होता होगा? मैं समझता हूँ कि मैं पहले एक ऑफिसर हूँ, और मेरी पहली और फॉरमोस्ट जो लॉयल्टी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे जॉब के प्रति है, क्योंकि जिस सपने को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ कि इंसाफ दिलाना, लोगों की मदद करना, और जो मुझे मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं छोड़ के जाता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। और जब मैं किसी चीज़ को छोड़ के जाऊँ, किसी इंस्टीट्यूशन को, तो उसको बेटर कंडीशन में छोड़ के जाऊँ, ये शुरू से मेरी एक कोशिश रही है। तो सबसे पहले तो मैं वक्त, जब काम का वक्त है उस वक्त काम ही करता हूँ और काम पे ही पूरा ध्यान लगाता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जैसे काम के दरमियान अब कोई शिकायत लेके आ गया, किसी की कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, अब आप सुनते हैं कि क्या बात है, क्या हो गया। तो जब आप उसको सुनते हैं तो उसमें आपको इंसानी रिश्तों की बहुत सारी परतें नज़र आएंगे, रिलेशंस कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, विश्वास कैसे बना, कैसे टूटा, धोखाधड़ी कैसे हुई, किसी ने बेवफाई कैसे की, किसी ने किसी को दुख कैसे दे दिया, जुल्म कैसे कर दिया। ये तमाम इंसानी रिश्तों के अलग अलग डायमेंशंस हैं, और कोई भी क्रिएटिविटी वहीं से आती है। उसका जो मूल है वो इंसान है, आदमी है, और आदमी के अपना जो रिश्ता खुद से है, एक तो आपका खुद से एक रिश्ता है, आपका आपके समाज से रिश्ता है, परिवार से रिश्ता है, आपका देश और दुनिया से रिश्ता है, आपका जो वातावरण है उससे रिश्ता है। तमाम पोइट्री, तमाम लिटरेचर इन्हीं रिश्तों की कहानी है। अब कोई भी प्रेमचंद को उठा के देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को उठा के देख लीजिए, इकबाल, गालिब, मीर, दुनिया के किसी बड़े से बड़े, शेक्सपियर को उठा के देख लीजिए, किस चीज़ की कहानी कह रहे हैं? इंसानी रिश्तों की कहानी कह रहे हैं। तो इंसानी रिश्ते जो है वो रॉ मटेरियल है, और इंसानी रिश्ते आपको जॉब के दरमियान भी मिलते हैं। अब समझिए, आप जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपने लोगों को देखा, लोग कैसे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही। आप मरीन ड्राइव पे निकल जाइए शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में, आपको सैकड़ों कहानियाँ मिलेंगी। सो ये कहानियाँ तो छुपी हुई हैं, हर जगह मौजूद हैं, बस इनको वहाँ से निकालना। जैसे फिर मैं यहाँ माइकल एंजेलो को कोट करूँगा कि बहुत बड़े मूर्तिकार हुए माइकल एंजेलो, उन्होंने कहा था कि मूर्तियाँ तो पहले से ही पत्थर में मौजूद होती हैं, हम तो सिर्फ उनको तराश के निखार देते हैं। तो ये कहानियाँ, ये शेर, ये पोइट्री, ये कविताएं, ये कहानी, जितने नावल, जो भी चीज़ें, ड्रामे, ये सब के सब हमारे परिवेश में मौजूद हैं, सिर्फ उनको पहचानना होता है और उसको वहाँ से निखारना होता है। तो ये कोशिश होती है मेरी। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई आइडल मॉडल होता है जिन्हें वो फॉलो करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना गुरु किसको मानते हैं और अभी भी आप किसको फॉलो करते हैं? मैं अभी बल्कि टीचर्स डे में एक साहित्य की पत्रिका है, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने टीचर्स के बारे में लिख के दीजिए कि कौन से आपके टीचर थे जो आपको आज भी याद हैं। तो मैंने उनको लिखाया कि मेरे 2 टीचर्स हैं जो मुझे आज भी याद हैं। पहला टीचर है वक्त, कि वक्त ने अच्छा भी दिखाया, बुरा भी दिखाया। वक्त आपको इतनी चीज़ें सिखा देता है कि शायद एक इंसान कभी नहीं सिखा पाएगा। तो मेरा पहला टीचर तो वक्त है। और मेरा दूसरा टीचर है तजर्बा, एक्सपीरियंस। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे ही आप अपनी भावनाओं को, अपने विजन को, अपने लाइफ को आप कंडीशन करते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो ये 2 तो हमेशा मेरे टीचर्स रहे। उसके अलावा जिस आदमी से भी मैं मिला, मैं ये समझता हूँ कि मैं इंसान को 2 रूप में देखता हूँ। एक, या तो उसने कुछ दिया, कुछ सिखाया, कुछ कहा। दूसरा ये कि अगर बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा तो आपने उससे कुछ सीख लिया कि क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए, कैसे दिल नहीं दुखाना चाहिए, कैसे एरोगेंट नहीं होना चाहिए, कैसे विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए,
तो जो भी मिला वो कुछ ना कुछ सिखा के गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस किस्म से चीज़ों को देखेंगे, ज़िंदगी को देखेंगे, तो आपको टीचर हर मोड़ पे मिलेंगे। बेशुमार लोग आए, वो सिखा के गए। अब जैसे मैंने अपने हेडमास्टर साहब का जिक्र किया, मजीद अख्तर शम्स मरहूम लेट, वो हमारे टीचर थे जिन्होंने बचपन में बहुत संभाला। और भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी जो आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार के जाता है, वो आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे के जाता है। या तो आपको कुछ सिखा के जाता है पॉजिटिवली, या ये सिखा के जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो सीखने का जो सिलसिला है वो मैंने अपनी लाइफ में रखा है, और उसी के कारण जो है मैंने जो भी कोशिश की है थोड़ी बहुत, तो यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। आज हमारे हिंदुस्तान में सर यूपी बिहार एक ऐसा देश है जहाँ पे आज भी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी ने चालू किया था, तो लड़कियों को कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। चलो चूल्हा बर्तन करते हैं। आज भी कहीं आपको लगता है कि बिहार एक पिछड़ा देश में, पिछड़ा राज्य में आता है? मैं समझता हूँ कि पिछड़ापन सबसे ज़्यादा मानसिकता की होती है। जब तक हम ऐसी मानसिकता रखे रहेंगे कि औरत कमतर है, वो हमसे इन्फीरियर है, तब तक ये देश एक विकसित देश नहीं हो पाएगा। दुनिया में जो भी देश विकसित हैं, आप देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, वो देश हैं जहाँ औरत को बराबरी का मौका मिला है, स्थान दिया गया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि औरत में, लड़कियों में कैपेबिलिटी हमारे से किसी भी ढंग से कम नहीं है, शायद ज़्यादा ही हो। अभी परसों मैं कल्याण में गया था, जिसको कहते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट के सत्कार के लिए। लड़कों और लड़कियों का प्रोपोर्शन 1:3 होगा कम से कम। लड़कों की लाइन कब की ख़त्म होगी, लड़कियों की लाइन फिर भी लगी हुई थी, जिनको हम ट्रॉफीज़ दे रहे थे। तो उनमें भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है और बहुत पोटेंशियल है उनमें। और मैं समझता हूँ कि हम में से सबको, जो कि पेरेंट्स हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे को विकसित होने का पूरा मौका दें, उसको उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है उसको डेवलप करने का पूरा मौका दें। तभी हम जस्ट होंगे, तभी हम फेयर होंगे, और तभी हम अच्छे पेरेंट्स होंगे। और अगर हमने किसी वजह से किसी एक को भी दबाया, तो मैं समझता हूँ कि समाज की गाड़ी जो है वो सही ढंग से नहीं चलेगी, वो उलट जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सर, ये जो मानसिकता है उसको चेंज करनी पड़ेगी? आज भी लोग सोचते हैं कि कम पढ़ाओ, ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी, चूल्हा बर्तन करेगी। आज लोगों की थिंकिंग ये बन चुकी है। तो आपको लगता है ये मानसिकता चेंज होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये मानसिकता बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। लड़की लड़के से किसी भी ढंग से, किसी भी पद्धति से, किसी भी कैपेबिलिटी या पोटेंशियल में कम नहीं है, और उसको पूरा मौका मिलना उसका हक है और हमारी जिम्मेदारी है। और मैं इसका पक्षधर हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को और दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इसका पक्षधर हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और लड़कियों को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि लड़कों को मिलना चाहिए। और अगर कहीं पे भी हम ये समझते हैं कि लड़की को दबाकर हम लड़के को आगे कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कुंठित सा विचार है ये। इस विचार में कमज़ोरी है, कमी है, और उसके कारण हमारा समाज विकसित नहीं होगा, और समाज में जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं वो होती रहेंगी। जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, आज भी कौन सी फिल्म देखना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? कोई फेवरेट कलाकार उसके बारे में कहना चाहेंगे? या आप इतने बिजी शेड्यूल में भी कौन सी पिक्चर देखते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी, या कोई कलाकार को हमेशा देखना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि पिक्चर जो है वो स्क्रिप्ट की होती है। जैसे कि हॉलीवुड में कहा भी जाता है कि हॉलीवुड में वही पिक्चर अच्छी होती है जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, जिसमें रिसर्च अच्छी हो, और जो इंसानी रिश्तों की सच्ची कहानी हो। चाहे वो फिर डॉक्यूमेंट्री हो जाए, चाहे फिर वो फीचर फिल्म हो जाए, चाहे वो हिस्टोरिकल फिल्म हो जाए, हर वो फिल्म जो अच्छे ढंग से बनाई गई है, वो फिल्म मैं देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उससे मैं सीखूँ कि इंसान कैसे कैसे अलग अलग मोड़ से गुज़रता है, और फिर भी वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी होप को कायम रखता है। तो हर वो पिक्चर जो आदमी को जीने का हौसला देती है, स्ट्रगल का हौसला देती है, और उसे ये कहती है कि अच्छे दिन तुम्हारे लिए भी आएंगे, तुम भी अपनी मंजिल पे पहुँचोगे, तुम भी एक बेहतर कल का सपना देख सकते हो, और वो सपना साकार होगा। उस फिल्म को मैं देखता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उसे कुछ सीखूँ। मेरी एक कविता है जिसका कि उन्वान हेडिंग है सरहद। सरहद क्या चीज़ है? जब मैंने विचार किया, ये ड्रामे के लिए मैं लिख रहा था, तो मैंने ये पाया कि हर वो चीज़ जो इंसान को इंसान से अलग करती है वो एक सरहद है, वो एक बॉर्डर है। बॉर्डर सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, मानसिक भी होता है। हमारे आचार विचार, हमारे धर्म, हमारे पंथ, हमारे सेक्स, हमारा क्षेत्र, हमारी भाषा, ये तमाम चीज़ें सरहद का काम करती हैं। तो इंसान को इंसान से अलग करने वाली चीज़ सरहद होती है। तो मैंने
इस पे एक कविता लिखिए, सरहद, बॉर्डर। मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक से दिन हैं एक सी रातें, एक से दिन हैं एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, रंग फिर उनमें भरने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिश व ख्वाब दुआ भी वही है, ख्वाहिश व ख्वाब दुआ भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। और इसका आखिरी बंद कि हुस्न व इश्क भी एक से अपने, हुस्न व इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक हैं सपने, एक सी हसरत एक हैं सपने, खौफ व यकीन भी साथ हमारे, खौफ विश्वास यकीन, खौफ डर यकीन विश्वास, खौफ व यकीन भी साथ हमारे, हर सू वहशत पाँव पसारे डर वहशत टेरर, खौफ व यकीन भी साथ हमारे, हर सू वहशत पाँव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना, हाथ पकड़कर चलने दो ना, मिलने दो और मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।